आप बराह रास्त लिए चलते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया। तो ये सियासी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो सियासी पार्टियों का एक मंशूर था जिसके तहत तमाम सियासी पार्टियों ने अवाम से कुछ वादे किए थे, कुछ सुहाने ख्वाब दिखाए थे और लोगों को ये बावर कराया था कि लोगों के मसाइल का हल हमारे पास है। बतौर सियासी बरादरी के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हर सियासी पार्टी का जो मंशूर होता है उसमें अवाम पर तमाम तर तवज्जो मरकूज होती है। तो जो सूबाई हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आईं, जहाँ जहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके अपने वादे थे। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली और इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उससे पहले 10 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही और अब उनको 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो ये लगभग तकरीबन 11 साल की इनकी हुकूमत हो जाएगी वहाँ पे। तो मैं आज एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और इसमें पिछले 10 माह के अंदर जहाँ पे मिस गवर्नेंस देखने में आई, वहाँ पर इंतहा की करप्शन भी देखने में आई। और देखिए, करप्शन के साथ साथ जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, यानी फज पेमेंट्स के हवाले से, यानी आपके बजट मिस कैलकुलेशंस के हवाले से, रूल्स के खिलाफ मिस अप्रोप्रिएशंस के हवाले से, तो आज जो वाइट पेपर का पहला जुज़्व है वो फाइनेंशियल करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। इधर लाहौर में जहां हम बैठे हैं, जब ये मेट्रो बस बन रही थी, इस पे किसी अमीर कबीर आदमी ने तो नहीं बैठना था, ये तो गरीब की सवारी थी। उस वक्त 20 रुपए टिकट रखी गई कि आम आदमी इससे मुस्तफीद हो सके। और जो एक नाकस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के तहत लोग बसों में धक्के खाते थे, एक इज्जतदार सवारी हो, आप जो है वो इज्जत के साथ जाए, इज्जत से सवार हो। खवातीन के मसाइल थे, हरासमेंट के इश्यूज थे, मगर एक सियासी लीडर ने इसको जंगला बस कहा। कोई मर्सिडीज पे जाए या किसी बड़ी गाड़ी पे जाए, उसको कुछ नहीं कहना, गरीब की सवारी बन रही है तो ये जंगला बस है। फिर हमने देखा कि जिन साहब ने इसको जंगला बस कहा था, उन्हीं साहब ने पेशावर में बीआरटी बनाई, उनकी अपनी हुकूमत ने। यानी दूसरे के लिए बुरा है, अपने लिए अच्छा है। और जब तक यू टर्न ना ले लें तो हमारी तो शख्सियत ही मुकम्मल नहीं होती। हमारा तो नाम जो है वो है ही इस बात पे कि हम यू टर्न लेते हैं। तो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो 152 अरब रुपए, जो फाइनेंशियल लॉस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वो 152 अरब रुपए है। अब मैं आपको इसकी बाइफर्केशन बताऊंगा कि ये 152 अरब रुपया पूरा कैसे होता है। इसमें 13.2 करोड़ रुपए की फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं। जैसे डीजीपीआर का डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है, और वहां मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है, जो आगे फिर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। ये तो फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हो गई 152 अरब रुपए में से 13 करोड़ रुपए की। अगला जो इसकी मद है, जो मिस क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी पैसे एलोकेट हुए सेहत के लिए, इस्तेमाल आपने कर लिए पेट्रोल के ऊपर, और वो भी धरनों के दौरान चढ़ाई करने के लिए, उसकी जो तखमीना लगाया गया है, जो मिस क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर है, आपको एक मिसाल दी, ये 84 अरब रुपया है। तो 152 अरब रुपए में से 13 करोड़ की फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हैं और मिस क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर 84 अरब रुपए का है। फिर आप आगे आए, अब सस्पिशियस डिस्बर्समेंट्स हैं। कई ऐसी मदात हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी सोशल सेक्टर्स के लिए पैसे आइडेंटिफाइड हैं,
अब ये नहीं पता वो सोशल सेक्टर क्या है, वो किसी अस्पताल को जा रहे हैं, वो किसी स्कूल को जा रहे हैं। और देखिए, आप सब इधर लाहौर में रहते हैं, आपने PKLI भी देखा है, आपने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी देखा है, आपने जदीद तरीन हस्पताल शदरे से लेके मनावा तक, ये लाहौर के तूल अर्ज की मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने ये अस्पताल देखे हैं, हमारा रोज पाला पड़ता है, हम जाते हैं। तो क्या वजह है कि यहां PKLI बन गया और पेशावर का लेडी रीडिंग हॉस्पिटल आज भी बड़ी मखदूश हालत के अंदर है? क्या वजह है? क्योंकि ये जो फंड्स हैं, जो सस्पिशियस डिस्पर्समेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर लेडी रीडिंग की अपकीप के लिए 40 करोड़ रुपए आता है, वो उसी सोशल सेक्टर में डाइवर्ट करके किसी और महकमे को दे दिया जाता है। लीकेज है बहुत बड़ी। अब देखिए, हमें भी उतनी ही एलोकेशन मिलती फंड्स की जितनी किसी सूबे को मिलती है, बल्कि सूबों के पास वफाक से ज्यादा पैसा है और सूबों को उनकी पॉपुलेशन के तनासब से पैसे मिलते हैं। अब इस 152 अरब रुपया जो फाइनेंशियल लॉस है, इसमें से मैंने आपको बताया 13 करोड़ की जो है फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, 84 अरब रुपए की मिसक्लासिफाइड एक्सपेंडिचर्स और 51 करोड़ रुपए की सस्पिशियस डिस्पर्समेंट्स, 51 करोड़ की। तो ये वो मैसिव फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, क्योंकि संजीदगी नहीं है, गवर्नेंस पे फोकस नहीं है। देखिए, सियासत हम भी करते हैं, हम सियासतदान हैं, मगर अगर मैं सारा दिन अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को छोड़ दूं और मैंने कोई फाइल साइन नहीं करनी, मैंने कोई बेहतरी नहीं लेके आनी, मैंने PTV पे फोकस नहीं करना, मैंने रीवैम्पिंग नहीं करनी, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी, और मैंने सारा दिन अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, मनसूबा साजी करनी है, बोलना है, तो देखिए बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। हम बैठे हैं, अवाम के मैंडेट से बैठे हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें बिठाया है, एक काम लेने के लिए बिठाया है। अब बातें करना, लश्कर कशी करना, और पीछे हालात ये हैं कि 152 अरब रुपए की फाइनेंशियल जो एक लॉस है, उसकी मैंने बाइफर्केशन आपको बता दी। आगे चलें। अब ये सिर्फ वो है जो पैसा इधर उधर हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्या है? अगला इनका डेट क्राइसिस है, यानी कर्जा जात जो हैं वो इस मद के अलावा हैं जो फाइनेंशियल लॉस है इसके अलावा। अब उनके अंदर इस वक्त जो ओवरऑल KP का डेट बर्डन है वो 725 अरब रुपए है। अब देखिए, जब आपका फाइनेंशियल लॉस 152 अरब रुपए होगा, आपका डेट बर्डन जो है वो 725 अरब रुपए होगा, और ये अगर इसको इन्होंने एड्रेस ना किया तो ये 2555 अरब बन जाएगा 2030 तक। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। आगे चलते हैं। एनुअल डेट सर्विसिंग, यानी जो इस कर्जे को वापस करने के लिए या इस कर्जे को एड्रेस करने के लिए हर साल पैसे मुख्तस किए जाते हैं, वो 355 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है, जो कि सूबे का पूरा बजट बन जाता है। तो ये जो हुकूमत थी पिछले 10 साल और अब तकरीबन 1 साल, इसने ना तो कर्जा कम किया, और आपको याद होगा कहा गया था हम डैम बनाएंगे। डैम बनाने वाले और भी बड़े थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, जो गुजर गया सो गुजर गया। हमने पता नहीं 500 डैम बना दिए जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई मुझे बता दें कहां है डैम? आपने बिजली को पैदा की हो, रन ऑफ द रिवर, कोई टरबाइन लगाई हो कि जी आपने बिजली पैदा की KP के अंदर? नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं, KP के अवाम का क्या कसूर है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार लोग हैं, आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? पहले पंजाब में बुजदार के थ्रू बदला लिया, अब KP में अली अमीन के थ्रू बदला ले रहे हैं। कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का नोटिस नहीं है, और ये कर्जा चढ़ा है आपके दौर में। अल्लाह का फजल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डिफॉल्ट से उठा के मुल्क को ले आई है इस्तेकाम से भी आगे। हमारा मकसद था डिफॉल्ट से इस्तेकाम, इस्तेकाम से ग्रोथ। अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI ने इतराफ किया कि इकॉनमी स्टेबल हो गई, और हर बंदे को नजर आ रहा है। देखिए, जब पिछले साल महंगाई 32% के ऊपर थी और इस साल वो 4% पे आई है, तो क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाएं? वो तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करें। पंजाब के अंदर जब ट्रांसपोर्ट के किराए कम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी अड्डे सील होते हैं,
ट्रांसपोर्ट के बिजनेसेस सील होते हैं और जितने भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर किरायों में कमी होती है, यहां पे कमेटियां बनी हुई हैं, यहां पे वजीर मुख्तस हैं इस काम के लिए, यहां पर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स मुख्तस हैं इस काम के लिए। तो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से किस बात का बदला ले रही है उनकी हुकूमत कि महंगाई पिछले साल 32% थी, इस साल 4% है, किराए वहीं पे हैं, कीमतें वहीं पे हैं। वफाक में भी हमने कीमतों को कंट्रोल किया है। पिछले साल के मुकाबले में अगर ओवरऑल आप देखें, पेट्रोल सस्ता है, आटा सस्ता है, अशिया खुर्दनोश नीचे आ रही हैं। वाई नॉट केपी? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे, कर्जा जात अपनी जगह पे, हुकूमत 11 साल से है और नसीहतें हमें कर रहे हैं। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज बड़ी हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बड़े हैं, रुपया मुस्तहकम हुआ है, स्टॉक मार्केट 1 लाख क्रॉस कर गई है। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बेहतर है, अल्लाह का फजल है। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहब मेहनत कर रही है, रोज एक नया मंसूबा लॉन्च होता है, वो एक फील गुड फैक्टर है, एक गुडविल क्रिएट हुई है, कीमतें कम हुई हैं। वहां पे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे जो मैंने 152 अरब की बताई और 725 अरब रुपए के कर्जे अपनी जगह पे। अब आगे चले, गवर्नेंस फेलियर। अब इन्होंने किया ये कि इन्होंने कहा कि हमने फाइनेंशियल तो स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। अब इस वाइट पेपर का जो मैं केपी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे आपके सामने लेके आया हूं, फाइनेंशियल पार्ट इसका खत्म हुआ, एजुकेशन की तरफ आ जाए। इन्होंने एक बिल लेके आए कि जितनी यूनिवर्सिटियां हैं HEC से निकाल के चीफ मिनिस्टर के अंडर कर दी जाए। देखिए, चीफ मिनिस्टर अच्छा आदमी होगा मगर आलिम फाजिल नहीं है, एकेडमिक नहीं है, उनको इन डेप्थ चीजों का पता नहीं है उस तरीके से। तो एक सियासी बंदे के अंडर हमने तो चेयरमैन HEC को एक अथॉरिटी दी है, एक ऑटोनॉमी दी है कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एकेडमिक्स में से, वाइस चांसलर्स में से बेहतरीन आदमी अपॉइंट होता है आके। तो क्या वजह है कि अभी तक वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर करना चाहती है और यूनिवर्सिटीज के हालात ये हैं कि उधर टोटल इस वक्त तनख्वाहें नहीं दे रहे अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को। टीचर सड़कों के ऊपर है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, करप्शन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स और बढ़ते हुए कर्जा जात। उसके बाद आपका गवर्नेंस का टोटल फेलियर कि आप अपने टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे, वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर बात होती है, लोग कहते हैं कि जी एक मार्च किया जाए, केपी हुकूमत के खिलाफ एक मार्च किया जाए, बताया जाए कि यार टीचरों की तनख्वाहें नहीं जा रही, करप्शन आप कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस आपकी है, अस्पताल आपके बैठ गए हैं, यूनिवर्सिटीज आपकी नहीं चल रही और आप सारा दिन बातें करते हैं। तो ये लोग कहते हैं हमें, मगर हम तो चाहते हैं कि फामो तफहीम से मामला आगे बढ़े। हम कोई ऐसा कदम ना लें। ये व्हाइट पेपर आपके सामने प्लेस कर दिया गया है, इसमें तमाम चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मिस गवर्नेंस की चीजें इसमें शामिल हैं। अच्छा, फिर इन्होंने एक इनका मेडिकल कॉम्प्लेक्स का स्कैंडल आया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जो स्कैंडल आया उसके अंदर इन्होंने नौशहरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 50 लोगों को इलीगल उनकी अपॉइंटमेंट की। अब वो एंटी करप्शन के नोटिस के बावजूद जो है वहां पे इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आप टूरिज्म मैनेजमेंट देख लें, उनका काइट का प्रोजेक्ट था, 268 बिलियन रुपीस उसमें मिस अप्रोप्रिएट हुए और वो एक्सीड करता है जो 15% उसका थ्रेशोल्ड है। आगे आप चलें तो मुझे बताइए, वो पुलिस रिफॉर्म्स पे बड़ा वावेला था कि जी पुलिस रिफॉर्म्स हो गए। अगर पुलिस रिफॉर्म्स केपी के अंदर नेक नीति से होते होते तो इस वक्त जो है पुलिस रिफॉर्म्स होते तो फिर ये लॉलेसनेस क्यों होती, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सूरत हाल क्यों होती, क्यों हर जगह पे वहां पे दहशतगर्द दंदनाते फिरते। क्या सूबाई हुकूमत का बुनियादी तौर पे ये काम नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे? लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो आपके पुलिस रिफॉर्म्स किधर गए हैं? आपने पंजाब की तरह CTD की फोर्स क्यों नहीं खड़ी की? तालिबान को आप वापस ले आए, ठीक है, आपकी दोस्ती थी, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर उसका सदेबाब भी करना था ना कि उसका एक फॉल आउट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अगर तो पिछले 11 साल से आपकी हुकूमत ना होती, आप 100 लोगों से गिला कर सकते थे कि जी यहां पे लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बुरे हालात हैं, मैं क्या करूं। मगर आपने 11 साल में पुलिस को क्या इक्विपमेंट लेके दिया? क्या बख्तरबंद गाड़ियां लेके दी? क्या जैमर्स लेके दिए? क्या जदीद असला लेके दिया?
क्या उनको टर्की या बाकी ममालिक में भिजवाया, जिस तरह लाहौर की डॉल्फिन पुलिस तुर्की से ट्रेनिंग लेके आई? क्या सीटीडी को पाक आर्मी से ट्रेनिंग दिलवाई? हर बात पे फौज को आप याद कर लेते हैं प्रोपेगेंडा के लिए। तो क्या फौज की जिम्मेदारी है प्रोविंशियल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या पुलिस की जिम्मेदारी है? ये तय कर लें। आपका ये भी प्रॉब्लम है कि आप क्योंकि सियासत करते हैं, अस्पताल तबाह, यूनिवर्सिटियां तबाह, लॉ एंड ऑर्डर आपका तबाह, और आपके पास कोई बात नहीं करने को कि जब फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन की बात आती है तो ये आप पुलिस रिफॉर्म्स आपके कहीं नजर नहीं आए हैं। अगर होते तो आज लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सूरत हाल आपके सूबे में ना होती। आगे चले, रेस्क्यू 1112 की जो गाड़ियां थी वो हमने देखी धरनों के अंदर। क्या ये गाड़ियां इसलिए दी गई हैं कि ये आप धरनों में और प्रोटेस्ट में चलाएं और सियासी वर्करों को इस पे चढ़ा के आप इस्लामाबाद लेके आए? क्या ये पंजाब ने उस वक्त 1122 की सर्विस इसलिए दी थी आपको कि ये एक अच्छा जेस्चर है? शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये लीड ली कि जी हर सूबे में 1122 होनी चाहिए। और देखिए, ये मानता हूं यहां पे बैठ के, मैं बिल्कुल इस पे मुनाफकत झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल हमारा ये वतीरा नहीं है। ये परवेज इलाही साहब का एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेट्स एडमिट दैट, इसको एडमिट करें। हमारे सियासी मुखालिफ हैं, मगर यार उनका एक अच्छा प्रोजेक्ट था। हमारे वजीर आला उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब उसको आगे लेके गए कि चाहे सियासी मुखालिफ है, अवाम के भले का प्रोजेक्ट है, हमारी मुखालफत अवाम से तो नहीं है। तो हमने इसका दायरा कार फैलाया बाकी सूबों के अंदर। अब वो सियासी जलसों में 1112 की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। आगे चलिए, जो बन्नू में और डीआई खान में, डीआई खान इनका होम डिस्ट्रिक्ट है वजीर आला साहब का, वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं कॉस्ट एस्केलेशन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से और मिस यूज की वजह से उनकी जो ओवरऑल तखमीना है वो 10 करोड़ से 2.6 अरब पे चला गया है, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं होता, फंड इधर उधर हो जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये बड़ी सिंपल एक साइंस है। इस साल आप एक मंसूबा लगाएंगे ना, तो आपने उसका तखमीना लगाया 10 करोड़ रुपए, आपने 2 करोड़ दिए, बाकी आप अगले फाइनेंशियल ईयर में ले गए। जब अगला बजट आएगा, सरिये की कीमत ज्यादा, बजरी की कीमत ज्यादा, बाकी चीजों की कीमत ज्यादा, तो वो जो प्रोजेक्ट आपने 10 करोड़ में लगाना था उसकी कीमत 15-20 करोड़ पे चली जाएगी। फिर जैसे साल ऐड होते जाएंगे, वो साल बढ़ते जाएंगे, तो इसका तखमीना ऊपर जाता जाएगा। यहां पे यही हुआ है कि 10 करोड़ वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो आप 2.6 अरब पे है, सिर्फ डीआई खान और बन्नू के। आप आगे चले, जो वायलेंस बढ़ रहा है, जो कुरम में हुआ, देखिए दिल दुखता है। अब नोटिस लिया ना आपने, आपका सूबा है, आप वजीर आला हैं, बाइख्तियार हैं, आपने जब कुरम में आग लगी थी और सबसे ज्यादा कुरम को तवज्जो की जरूरत थी, तब आप क्या कर रहे थे? आप इस्लामाबाद में बैठे थे। आप जिस मकसद से भी बैठे थे, लश्कर कशी थी, हमला था, जो भी था, आप इस्लामाबाद में इसलिए बैठे थे कि आप वहां पे भी तबाही बर्बादी फैलाना चाहते थे। अब आप इस्लामाबाद आ गए, कुरम में लाशें पड़ी हैं, सड़कें बंद हैं, दवाइयां नहीं हैं, मरीज रुल गए हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? आप अपना घर पहले ठीक करते, फिर हमला कर लेते हमारे ऊपर। हम हाजिर हैं, हमने पहले बड़े हमले बर्दाश्त किए, हम हाजिर हैं, बट फॉर गॉड सेक, खुदा के वास्ते, एक अवाम का मैंडेट है, अवाम की तवक्कुआत है। कुरम में आग लगी है, लाशें पड़ी हैं, सड़कें बंद हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां बंद हैं, मरीज रुल गए हैं, मगर नहीं, हमने सियासत करनी है, हमने सियासी बयानियां बनाना है, हमने गालियां देनी हैं, हमने फौज को बुरा भला कहना है, हमने स्टेट को कमजोर करना है। अगर ये करना था तो आम की लोगों पर तो तवज्जो देते, और कुरम के लोगों पर आपने तवज्जो क्यों नहीं दी? इसका मकसद क्या था? मकसद यह था कि आप अपनी सिर्फ सियासत को चमकाना चाहते थे, और सियासत चमकाने के लिए आपके पास और बड़े तरीके थे। आप वहां पे रह के सियासत करते, मगर इस्लामाबाद पे हमला करना आपने मुनासिब समझा। और इसके साथ साथ मैं अगर आगे चलें, जो आपने कुरम के, पारा चिनार के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को इग्नोर किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नालायकी और नाअहली है। आप अभी तक एंटी करप्शन की कोई मेजर्स नहीं दे सके। आपने अभी तक कोई एंटी करप्शन के हवाले से वहां पे कितने लोगों को आपने सजाएं दी हैं? कितने लोग हैं जो जिनको आपने कोई उनके खिलाफ केसेस कायम किए हों, कोई
आपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस की हो, कोई आपने वहां पे कोई ऐसी बॉडी बनाई हो जो इन तमाम बेजाब्तियों का नोटिस ले, आप वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि खुद आप उसमें मुलव्विस हैं, आपकी जात मुलव्विस है, आपकी पूरी हुकूमत मुलव्विस है। और देखिए, जो ओवरऑल इन्फ्लेटेड कॉस्ट के अलावा ये कई सौ अरब का लॉस है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने। अच्छा, बाकी स्कैंडल अपनी जगह पे, आपकी मुशीर हैं मिशाल यूसुफ जई साहिबा, नई गाड़ियां आप खरीदते हैं, मतलब आप अपने सूबे के हालात नहीं देख रहे, अवाम की मुश्किलात नहीं देख रहे, मगर आप नई गाड़ियां जो हैं वो आपको खरीदने में कोई यार नहीं है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।